ये जो तुम बम लगाते रहते हो, सैकड़ों गम लगाते रहते हो, गुल के मौसम से खार खाते हो, गम के मौसम लगाते रहते हो, कोई पल चैन भी नहीं तुमको, आग हरदम लगाते रहते हो, जख्म भरता नहीं किसी सूरत, कैसा मरहम लगाते रहते हो। ये जो तुम बम लगाते रहते हो, सैकड़ों गम लगाते रहते हो। आदाब नाज़रीन, हमारे मसाइल में आपका खैर मक़दम है। पुलवामा सानिया हमारी नजरों के सामने गुजरा है। जिस दिन हमारे मुहाफिजों की लाशें जो हैं अभी उनके मकाम तक नहीं पहुंची थी, उसी दौरान पुलवामा को लेकर सियासतें भी शुरू हो गई थीं। लोगों के अंदर गम और गुस्सा बहुत था और हर सियासी जमात उस गम और गुस्से को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, हमेशा ऐसा ही होता है। सानिया ये है कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात करीब हैं। ऐसे में हर कोई अपने वोट के हिसाब से सोचने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे ऊपर इस तरह के जब दहशतगर्दाना हमले होते हैं, उसके बाद मुल्क को इस मसले से उलझने के लिए क्या करना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए। क्या मुल्क इस तरह के दहशतगर्दी के नाक का फन कुचलने के लिए एक हो तब अच्छा है, या बिखर जाए तब अच्छा है। मसला बहुत बड़ा है, हमारे मसाइल बहुत हैं, जिनमें एक अहम मसला दहशतगर्दी का भी है। इसी पर गौर करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में 4 निहायत अहम शख्सियात मौजूद हैं। हम गौर व फिक्र करते हैं, बहस नहीं करते। आइए मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान मौजूद हैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के सदर जनाब प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब। हम आपका खैर मकदम करते हैं, ख़ास तौर पर इसी के लिए हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं, इस्तकबाल करते हैं। बहुत नरमी के साथ, बहुत सादगी के साथ अपनी बात को दलील के साथ पेश करते हैं स्वामी दीपांकर महाराज साहब भी। हम उनका भी यहाँ पर खैर मकदम करते हैं। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक ऐसा हमारा इदारा है हमारे समाज का जो बहुत मुश्किल हालात में लोगों की इमदाद करता है। पुलवामा सानिया के बाद ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर यह डाला कि वो ये जितने भी जवान हमारे शहीद हुए हैं उनके बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी उठाना चाहता है। तो ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदर जनाब डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम आपका खैर मकदम करते हैं। समाजी और सियासी तज्ज़िया निगार और तारीख़दां ख्वाजा मोहम्मद इफ्तिखार साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम आपका खैर मकदम करते हैं। प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा। पुलवामा सानिया के बाद जो कुछ हमारे मुल्क में हुआ, चाहे सियासी तौर पर हुआ या समाजी तौर पर होता रहा है, उसको आप किस तरह देखते हैं इस पूरे वाक़े को? जहाँ तक अंदाज़ा है और जहाँ तक मैंने देखा है वो ये कि जो कुछ हुआ वो शर्मनाक भी था, इंसानियत सोच भी था, तकलीफ़ दे भी था। सवाल ये है कि न जाने कितनी माँओं की कोख उजड़ गई, कितनी बहनों का सुहाग चला गया और कितने बच्चे यतीम हो गए। और ये वो बच्चे हैं जिन्हें अभी ज़िंदगी और मौत का कोई पता ही नहीं, जो दहशत और वहशत को जानते ही नहीं, जो मज़हब और जोग्राफिए की हदबंदियों से आज़ाद हैं। इस बात को पेश नज़र रखना चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये कि जो इनिशियल रिएक्शन था उसमें सब एक दिखाई दिए। अगर आप देखें तो सब ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं और मुल्क के साथ हैं, और जो लोग के इस दुनिया में नहीं रहे हैं और शहादत पा गए हैं उनके साथ हैं।
ये तो हुआ एक मंजर। उसके बाद कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाना चाहा, और वो लोग हैं जो कि बुनियादी तौर पे मुल्क की यकजहती, फ़िरक़े वाराना इत्तेहाद और हम आहंगी से ज़्यादा नफ़रत के कारोबार में यकीन रखते हैं। वो बहुत कम लोग हैं, बहुत मामूली लोग हैं, ये भी बता दूँ आप। लेकिन होता ये है कि साइलेंट मेजॉरिटी इज़ नो मेजॉरिटी। ऐसे लोग जो हैं वो पूरी सोसाइटी को एक तरह यरगमाल बना लेते हैं, और उन्होंने एक तरह से इस बात की कोशिश की कि किसी तरह से तशद्दुद फैले। लेकिन मैं हिंदुस्तानी कौम को सलाम करता हूँ कि उसने उनके इरादों को पूरी तरह कामयाब नहीं होने दिया। ये सही है कि कहीं ना कहीं छुटपुट हादसात हुए, जम्मू में हुए, दूसरी जगहों पे हुए, लेकिन वो उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। और माफ़ कीजिएगा, उसके लिए मैं हुकूमतों से ज़्यादा, उनकी इंतज़ामी एजेंसियों से ज़्यादा हिंदुस्तान के अवाम को क्या मैं मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ। ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए। दूसरी बात जो मुझे इस वक्त आपकी बात से ज़रा अलहदा हट के कहनी है, मेरे लिए दहशतगर्दी ना हमला जितना तकलीफ़ दे था, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का बयान उससे कम तकलीफ़ दे नहीं है। इसलिए कि उन्होंने इतनी कर्टसी भी नहीं दिखाई कि वो जो लोग के इस दुनिया से चले गए हैं उनसे, के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत कर लेते, इजहार हमदर्दी कर लेते। दूसरी बात जो है वो मेरे लिए तकलीफ़ दे ये है कि वो सबूत मांगते हैं। सवाल ये है कि हमें सबको पता है कि जैश मोहम्मद का बानी कौन है, कहाँ रहता है, और जब जैश मोहम्मद वाले इस शर्मनाक, तकलीफ़ दे, संगीन हादसे की खुद जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान के लिए क्या ज़रूरी है कि वो बार बार उस सबूत को दोहराए। सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें बाकी सबको शामिल कर लें। वैसे भी सबूत क्या, हमने हाफिज सईद के मामले में सबूत दिया तो उन्होंने क्या कर दिया? हमने एक बात सुनिए, लाल किले, पार्लियामेंट, बम्बई, पठानकोट, सारे मौक़ों पे उनको पूरी तरह सबूत दिए हैं। और एक बात जो मुझे और कहनी है, माफ़ कीजिएगा, वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान को इस तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि तुम मेरे नशे मन के जलने पे तो हंसते हो, लेकिन जो कोई शौला रुख अपना बदल जाए। सही बात है। दीपांकर स्वामी साहब, आपने प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब को सुना, और ये जज्बात यकीनी तौर पर सभी हिंदुस्तानियों के हैं, लेकिन कुछ इस तरह की बातें हम देखते हैं कि इनकी आड़ में होने लगती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तानी एक नहीं हैं। उसको कैसे रोका जा सकता है? मैं अपनी बात रखूं उससे पहले जो अब तक 45 शहादत हो चुकी हैं, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं और उन्हें हृदय से प्रणाम करता हूं कि जीवन के कालांत तक किसी काम उनके परिवार वालों के घर हम लोग आ पाएं। सही बात। जैसे ज़कात फाउंडेशन का आपने कहा, एक वेबसाइट बनी है भारत के वीर, जो कि अभी गृह मंत्रालय ने भी उसको वेरीफाइड किया है। हम लोग वहाँ पे भी जाकर के अपनी तरफ से कुछ दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक ये शब्द होता है ना तहसीन भाई, वर्दियाँ। ये वर्दियाँ शब्द बड़ा मार्मिक शब्द है। ये भारत के वीर की वेबसाइट का लिंक हम आपको नीचे दिखा रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप भारत के वीर में कोई भी अतिया देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते क्यों है, आपको देना चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर वो दे सकते हैं। जी, ये जो वर्दियाँ होती है ना, जब कोई डाल करके इसको जाता है, अभी एक पिक्चर आई थी उरी में, जब उसने वो ड्रेस डाला एक्टर ने, तो उसने कहा मैंने पहली बार यूनिफॉर्म डाला। बोले नहीं, तूने सिर्फ ड्रेस डाला। यूनिफॉर्म वही डालता है जो सरहदों पर होता है, वो वर्दी वही डालता है जो सरहदों पर होता है। जब से ये हुआ है, घटना देख रहे हैं, है बहुत पीड़ादायक। और इसमें जिस तरह से सियासत की भूमिका रही है, कुछ बहुत निचले स्तर के जो नेता रहे हैं, उन्होंने जो इस पर बयान दिए हैं और जो टीवी डिबेट में बैठकर रोज बयान देते हैं, यकीन मानिए वो भी कम दुखदाई नहीं होते, वो बहुत दुखदाई होते हैं। मगर जब इन बात वर्दियों की आती है ना, एक सिपाही से लेकर के एक सैनिक की वर्दी, तो मेरे दिमाग में एक शब्द था कि आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, कतरा कतरा रेशा रेशा खून में सनी रही, तन हुए ते खाक फिर भी खाकियां तनी रही। वाह वाह, आप समझ रहे हैं कि जिनके होने से हम हैं, जिनके होने से हमारा त्योहार है,
जिनके होने से हमारा हिंदुस्तान है, अगर जो उसके ऊपर सियासत होगी तो वो निसंदेह नाकाबिल बर्दाश्त होगी। और शायद मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, ये जितना यूथ बैठा है ये भी उतना ही टीस महसूस करता होगा जब कोई सड़क छाप राजनीति टीवी पर बैठकर करता है। सही बात। ख्वाजा साहब, सियासत क्यों की जाती है इन सब चीज़ों के ऊपर? तहसीन साहब, सबसे पहले तो मैं भी अपने दीगर भाइयों और इन बच्चों के साथ अपने उन 45 जो हमारे नौजवान शहीद हुए, जिन्होंने देश की अज़मत के लिए, उसकी हुर्मत के लिए, उसकी सॉवरेनिटी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, मैं भी उनको सलाम पेश करता हूँ। और इस गम में जिस तरह से पूरा हिंदुस्तान शरीक है, हम सब शरीक हैं उसमें। जो बातें स्वामी जी ने कहीं, प्रोफेसर अख्तर वासी साहब ने कहीं, मैं हर्फ बहर्फ उसके साथ हूँ। आपने जो बात की है सियासत की, देखिए ये वक्त जबकि पूरा मुल्क जज्बाती तौर पर, एहसासाती तौर पर एक है, अवाम में कहीं कोई तकसीम मुझे नहीं दिखती। पूरा हिंदुस्तान का अवाम और उसके जो जज्बात हैं इस वक्त वो एक है। उसके अंदर दो कैफियत हैं। उसके अंदर एक तरफ तो गम की इंतहाई कैफियत है और दूसरी तरफ उसके अंदर गुस्से की भी इंतहाई कैफियत है। गम तो उन शहीदों के लिए है जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, और गुस्सा इस वाक़े के लिए भी है, पाकिस्तान के लिए भी है, उनकी एजेंसियों, उनके इदारों के लिए भी है जो आए दिन इस किस्म के वारदात करते रहते हैं और कहीं ना कहीं बच के निकल जाते हैं। लेकिन हर चीज़ की कोई एक हद होती है, उसकी कोई सीमा होती है। आज जो सूरत हाल हमारे मुल्क की है और हम सब की है वो ये है कि हम वादों से, बयानों से, धमकियों से, इस किस्म के बयानों से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अवाम जो है वो अब तंग आ चुके हैं। और वो ये चाहते हैं कि यकीनी तौर पे हमारी जो रियासत है और हमारी जो कौमी क़यादत है, जब पूरा मुल्क उसके पीछे खड़ा हुआ है तो उसको यकीनी तौर पे सिफारती तौर पर भी, मिलिटरीली भी, और आपके सियासी तौर पर भी, हर तरह के जो, और आपके इक़्तिसादी तौर पर भी जो भी इक़दामात ज़रूरी हैं जिससे कि हम दुश्मन को कस सकें और उसको ये बावर हो जाए कि बस अब इसके बाद कुछ नहीं। जो भी सियासी शख्सियत हिंदुस्तान में इन शहीदों को लेकर सियासत कर रही है, मैं उसको कंडेम करता हूँ। यह सियासत का वक्त नहीं है, ये यकजहती का वक्त है, ये इकट्ठा खड़ा होने का वक्त है। इस वक्त एक आवाज़ की ज़रूरत है, हमें बहुत सारी आवाज़ों की ज़रूरत नहीं है। यकीनन इलेक्शन अहम होता है, इलेक्शन से किसी को इनकार नहीं, उसकी अहमियत से किसी को इनकार नहीं, लेकिन इलेक्शन के ऊपर हिंदुस्तान की सालमियत को हम भेंट नहीं चढ़ा सकते। इलेक्शन के ऊपर हम अपनी यकजहती के ऊपर, अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर, अपनी अजमत के ऊपर हम कोई सवाल खड़ा करने में किसी को इसकी इजाज़त हिंदुस्तान नहीं दे सकता। और जो लोग इस वक्त भी बदकिस्मती से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर किसी को नेशनलिस्ट कह रहे हैं और किसी को एंटी नेशनल कह रहे हैं, वो हिंदुस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, वो हिंदुस्तान की जड़ों को खोद रहे हैं। हिंदुस्तान एक था, हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान एक रहेगा। और ऐसी सूरत हाल में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। न कोई सियासत है आज की तारीख में, न कोई सियासी जमात है, न कोई सियासी नज़रिया है। आज की तारीख में अगर कोई नज़रिया है तो वो ये है कि ये मुल्क और इसके अवाम, इसके इदारे, इसकी क़यादत, इसकी सियासत, इसकी एजेंसियाँ किसी भी कीमत पर अब और दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्त जो है वो अब इक़दाम लेने का है और इक़दाम लिए जाने चाहिए। ज़फ़र महमूद साहब, यकीनी तौर पर जज्बात बहुत हैं। मैं आपसे शुरू करूंगा, लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे का बाद। सियाह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं पुलवामा में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है उसके हवाले से। हमारे मसाइल में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह मुल्क जो है ऐसे हालात का मुकाबला कर सकता है, ऐसे मसाइल का मुकाबला कर सकता है। ज़फ़र महमूद साहब, आपका जो इदारा है उसने तमाम जो बच्चे हैं, शहीदों के जो यतीम बच्चे हैं, उनकी आपने तालीम की ज़िम्मेदारी लेने के लिए आप लोगों ने बात कही है, तो बाकी मुल्क भी किस तरह इसमें शरीक हो सकता है? हमारे बच्चे जो सिविल सर्विसेज में कामयाब हुए हैं, उन्होंने ख़ुद ये कोशिश करके, और हमारे पास ये जो शहीद हुए हैं नौजवान,
उनकी तफसीलात भेजना शुरू कर दी, आना शुरू हो गई है। तो उस पर इंशाल्लाह बहुत जल्दी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये कि ये जो बात आप फरमा रहे हैं और फिर बाकी लोग भी इसमें शामिल हों, बड़ी अच्छी बात है। वो तो हमारे पास तो कुछ है नहीं, सब लोगों के ताउन से ही चलता है। रिलायंस फाउंडेशन है, उसने भी इनका तमाम अखराजात, तमाम ज़िंदगी भर के वो उसका भी फैसला किया है। तो इस तरह सभी लोग जब करते हैं तो वो कहाँ पर जाके कोई एक मरकजियत उसमें कन्वर्ज हो जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जो लोग कर रहे हैं उनको आपस में भी मिलजुल करके कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है और बड़ी अच्छी बात है। हम तो उसके लिए पहल करने के लिए राज़ी इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन जो इस वक्त आप डिस्कशन कर रहे हैं उसमें सिर्फ ये नहीं आता है कि 45 लोग शहीद हुए, यकीनन वो तो शहीद हो गए और जैसा कि सब लोगों ने कहा उसका कितना ही अफसोस किया जाए, उसकी कितनी ही मजम्मत की जाए हमले की, वो कम है। लेकिन ये कि आमतौर से अच्छा इसके पहले भी हुए हैं इस तरह के बहुत से वाक़यात, हादसात हुए हैं, ख़ासतौर से कश्मीर के ताल्लुक़ से ही हुए हैं, दहशतगर्दी के ताल्लुक़ से हुए हैं। लेकिन हर बार होता ये है कि कुछ दिन जोश आया, जोशीली बातें हुई, लेकिन उसके बाद नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, फिर वो सब भूल जाते हैं और मामला ख़त्म हो जाता है। उसका जो देरपा असर होना चाहिए समाज के ऊपर और जो कार्रवाई की जानी चाहिए उसमें कमी रह जाती है, जबकि इससे सबक देरपा लिया जाना चाहिए और उसके लिए जो ज़रूरी कार्रवाई है वो भी देरपा होनी चाहिए। और वो कार्रवाई करते वक्त या सोचते वक्त, तय करते वक्त तहक़ीक़ करके ये पता लगाने की बड़ी ज़रूरत है कि इंसानियत के ऊपर कि इसका क्या असर पड़ना है और इससे हम क्या सबक ले करके क्या कार्रवाई करें कि इंसानियत की ज़िंदगी आसान हो जाए और वो बेहतर इंसानियत बन जाए। इस चीज़ पे बड़े गौर करने की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि जितने भी दायरे आप अगर खला में बैठ करके देखें वहाँ से ज़मीन की सतह के ऊपर, तो आपको सरहदें मिलेंगी, है ना। मुल्कों की सरहदें, मुल्कों के अंदर सूबों की सरहदें, सूबों के अंदर ज़िलों की सरहदें, ज़िलों के अंदर गाँव की सरहदें सब मिलेंगी। लेकिन ये सारे के सारे जो हैं वो इंसानियत की खिदमत के लिए बनाई गई हैं। ये सारी की सारी इंसानियत की ज़िंदगी आसान हो जाए, आपस में प्यार मोहब्बत ज़्यादा बढ़ सके। एक तो ज़िंदगी आसान हो जाए, उसके बाद जब ज़िंदगी आसान हो जाए तो आपस में प्यार मोहब्बत बढ़े। एक ऐसा पड़ोसी, देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, एक ऐसा पड़ोसी है जो ये सब इंसानियत की चीज़ें मान नहीं रहा है, तो हम वहाँ पे इंसानियत पूरी नहीं वो कर सकते। अगर आप पूरी बात सुन लेंगे तो शायद कुछ आइडिया होगा। देखिए आज से 1000 साल पहले कहाँ किसने रूल किया और कहाँ किसके ऊपर कितने हमले हुए, ये आज तारीख़ की बातें हैं और जो मौर्रिखीन हैं वही तफसील में जाए तो पता चलेगा। आज से 1000 साल बाद भी यही होना है ना। लेकिन ये कि उन दोनों एक्सट्रीम से हमें सबक ये लेना है कि आज हम ऐसा क्या करें कि जिससे 1000 साल बाद भी या 100 साल बाद भी 200 साल बाद भी हालात अच्छे रहें। तो उसमें जो शॉर्ट टर्म तवील मुद्दती ना हो करके जो कलील मुद्दती, जो शॉर्ट टर्म इमीडिएट रिएक्शंस होते हैं, वो तो उसमें अगर कोई ज़ाती सियासी पहलू है जिससे कि इंसानियत को ख़तरात पैदा हो रहे हैं या उसके ऊपर ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, वो चीज़ हमें अपने को एक हायर ऑर्बिट में रख करके हर एक को समझना बड़ा ज़रूरी है और पूरे अवाम को मिल करके सियासतदानों को गाइड करने की ज़रूरत है। जब चुनाव करीब हो तो सियासतदानों को कौन गाइड कर सकता है? नहीं, यही तो वो तो वोट से ही गाइड हो रहे हैं। ये हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। जिन लोगों को गाइड करना है उन्हें करना ही चाहिए। तहसीन भाई, 45 जन्म समाप्त हुए हैं, अब समझ रहे हैं। एक मुहावरा भी है, एक पोइट्री भी है कि शहीदों की चिताओं पर ये निकम्मा दोहा बंद होना चाहिए। हम नहीं देखना चाहते ऐसे मिले। हमारे देश में कोई शहीद क्यों हो? एक अमेरिका की आर्मी का एक व्यक्ति शहीद कर बताइए ना, आपको दिन में तारे दिखने लगेंगे और वो भी साफ साफ। दूसरी महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, इसमें नुकसान मात्र इंसानियत का नहीं, कश्मीरियत का भी है, कश्मीरियों का भी है, कश्मीरी युवाओं का भी है। पहले कश्मीर 10% जीडीपी का हिस्सा होता था, वर्तमान 5% रह गया। सोचना उन्हें भी चाहिए कि उनके द्वारा जो दहशतगर्दी को प्रोत्साहन दिया जाता है। कल भी एक अधिकारी कह रहा था कि आप पत्थर मत मारिए, घर में जाइए, आपके वालिदैन आपका इंतजार कर रहे हैं। कब तक कहेंगे?
सोचना उन्हें भी होगा। हम लोग ये जनाजे नहीं देख सकते सर, और बहुत सीधा सीधा साफ लफ्जों में है। सबसे मैं यक्ष प्रश्न जो उठाना चाहता हूं, अगर जो देश के प्रधानमंत्री वर्तमान इस चैनल को देख रहे हैं और नहीं देख रहे हैं, तो देश तक मैं ये मैसेज देना चाहता हूं, हिंदुस्तान में हर युवा का 2 साल सर्विस ट्रेनिंग आर्मी में होना बहुत जरूरी है, वरना जब तक उसके दर्द को वो समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि तहसीन भाई, इन सियासतदान के बेटे आर्मी में नहीं होते तो इन्हें दर्द नहीं होता, जिनके होते हैं उन्हें दर्द होता है। उनका क्या मतलब है, सोचिए ना, इंडिया गेट पर युवा लाखों मोमबत्तियां जलाए बैठे हैं। मगर इस तरह से देश का नुकसान वर्तमान मत कीजिए, देश का नुकसान हो रहा है। और उस पीएम के बारे में हम लोग, साहब ने शुरू में प्रारंभ में चर्चा किया कि वो उससे ज्यादा दुखद बोले। अच्छा, दुखद बोलेंगे क्या? मैं सोचा था कि खिलाड़ी है, खेल भावना का परिचय देंगे। मुझे नहीं पता था कि 5 मिनट के वीडियो में 25 एडिट होंगे। 25 एडिट होने का मतलब आपसे ज्यादा बेहतर कोई समझ सकता है एक पत्रकार होने के नाते? तो मैं उन्हें पीएम कम मानता हूं, पपेट ज्यादा मानता हूं, मैं उन्हें पीएम मानता ही नहीं। जी वास्ते साहब, सवाल ये है कि ये तो सही है जो ज़फ़र महमूद साहब ने कहा कि हमें बुनियादी तौर पे ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि 1000 साल पहले क्या हुआ और 1000 साल बाद क्या होगा, हमारी जो नई पीढ़ियां हैं और आने वाली पीढ़ियां हैं वो उस, मुझे आप हिंदी की शब्दावली का इस्तेमाल करने की याद दें, उस शराब और अभिशाप से का शिकार ना हो जिससे हमारे लोगों को गुजरना पड़ रहा है। तो ये तो बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन जो मसला इस वक्त है वो फौरी है। और फौरी मसला ये है कि देखिए, हम पाकिस्तान के से एक बात कहना चाहते हैं सरदार जाफरी के लफ्ज़ों में, हमारे दिल में रफ़ाक़त भी है और प्यार भी है, तुम्हारे वास्ते ये रूह बेकरार भी है, अगरचे कहने को जी चाहता नहीं लेकिन जवाब अहले हवस तेगे आबदार भी है। हम ये बात कहना चाहते हैं कि हम न जुल्म बर्दाश्त करते हैं और न जुल्म करने की इजाज़त देते हैं, ये बात साफ रहनी चाहिए। और एक पाकिस्तानियों को ये बात समझनी चाहिए कि तारीख़ का जबर सब कुछ नहीं होता है, जोग्राफिये का जबर बड़ी अहमियत रखता है, और तारीख़ हमारे बदआमालियों का रिकॉर्ड है जी, जबकि जोग्राफिया खुदा की देन है। तो खुदा का जो अतिया है उसकी फ़िक्र करें। खुदा तो हमें एक साथ रखना चाहता है, अमन और मोहब्बत के साथ रखना चाहता है, हम उसे नफ़रतों में क्यों बदल रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है जो आज करने का है। और एक बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो यह बात कही गई, वो ये कि हम इस वक्त कहीं भी अपने सफ़र को रोकने वाली नहीं है, हमारी लोकशाही बड़ी मजबूत है, लेकिन हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम हिंदुस्तान की अज़मत, हिंदुस्तान की सालमियत, हिंदुस्तान की एकता जो है उस पर कोई समझौता किसी से हमने ना आज तक किया है और ना आगे करेंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हम इंसानी खून का एहतराम करते हैं, इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं, खून अपना बहे या गैरों का, नस्ल आदम का खून है आखिर। ये बात पाकिस्तानियों की समझ में क्यों नहीं आती है? वो अपनी ज़मीन को इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के लिए कैसे इस्तेमाल होने देते हैं और उसकी कैसे इजाज़त देते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, ये मैं लौट के आऊँगा दीपांकर जी लौट के आऊँगा, आप ही से शुरू करूँगा। ये वाकई पाकिस्तानियों को सोचना होगा कि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने के लिए क्यों देते हैं। और सबसे बड़ी बात इमरान खान साहब, आपको ये ज़रूर सोचना होगा कि क्या आपके दिल में ये जो लोग हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए हमदर्दी का एक लफ्ज़ भी नहीं था? क्या वाकई फ़ौज ने लिख के दी थी आपको वो तकरीर? लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फ़े के बाद। मौजे बला उनको भी 2-4 थपेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफ़ान का नज़ारा करते हैं। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। दीपांकर साहब, आप कुछ जोड़ना चाहते थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि साहब ने जब कहा कि छोटे छोटे मसले, ये वाकयात छोटा नहीं है। नहीं, मैंने छोटे और बड़े दोनों का एक बात, आप नहीं खाली छोटा नहीं कहा, मैंने कहा छोटा हो या बड़ा हो, बहुत मेजर की कीमती है। बीवी है,
उसकी ताबूत को क्या बोली है सर, मेरे कान में गूंज रहा है। हम शायद जब हम इस संवाद में होते हैं ना और कभी हम किसी को बीच में मुस्कुराता देखते हैं तो मुझे दैनियत फील होती है, ग्लानि फील होती है, महसूस होती है कि हम हिंदुस्तान के हैं भी या नहीं, या कहीं कोई कमी बाकी रह गई। देश समूचा इस समय स्तब्ध है। और रही बात चुनाव की, कई बार जिक्र आया, देश के प्रधानमंत्री को हटाइए, बोले चुनाव बाद में होगा, पहले निर्णय होगा। और एक बात हमेशा याद रखे, हर कोई देश अगर जो दुनिया में देखा जाता है आपका चैनल, कि युद्ध की संभावना में जी रहे जो देश सुन लें, युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुन लें। क्या बात है। हम लोग हमारे प्रेम का, हमारे प्यार का कोई ये ना समझे कि ये कायरता है। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब भारतीय हैं। सबसे पहले राष्ट्र है, फिर कोई जाति, कोई कास्ट है, बाद में आती हैं सब बातें। हम छोटी छोटी चीजों में देश के मुस्तकबिल को और देश को छोटा नहीं करें। सही बात है, होना भी यही दो चाहिए। तीन बातें मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, तो जब पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में एक हादसा हुआ था जिसमें कई सौ बच्चे जो हैं वो शहीद हुए थे, ये हिंदुस्तान है जिसकी हम बात करना चाहते हैं। हमारी पार्लियामेंट ने बाकायदा एक रेजोल्यूशन मूव किया था और यूनानिमसली उसको पास किया था। ये है वो हिंदुस्तान जिस पे हम फ़ख्र करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो हमारी आपकी गुफ्तगू हो रही है, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है एग्रेशन, जारहियत, एक होती है सेल्फ डिफेंस। हम एग्रेसर नहीं हैं, हमने कोई एग्रेशन नहीं किया है, हमने किसी को उत्तेजित नहीं किया है, और हमारी तारीख गवाह है। ठीक है, और हम कभी एग्रेसर रहे ही नहीं है। ये हिंदुस्तान की हमारी तारीख है। हमारे सामने जो आज की तारीख में जो सवाल है वो सेल्फ डिफेंस का सवाल है। सवाल ये पैदा होता है कि एक हिंदुस्तानी की हैसियत से मेरी हुकूमत, मेरी क़यादत, मेरे अवाम, मेरे इदारे, मेरा महज़ब समाज, उसे ये तय करना है। ये बात बहुत बड़ी है, ये बड़ी आइडियल बात है जो ज़फ़र भाई ने की, मैं भी उस बात के साथ हूँ। लेकिन जो गुफ्तगू है आज के पैराए में, आज के पस मंज़र में, ये पस मंज़र 45 पे नहीं शुरू होता। ये पस मंज़र जो है इन 70 सालों में कितनी हज़ारों जानें दहशतगर्दी के नाम पर ये मुल्क जो है वो उसमें जा चुकी हैं। सिविलियंस की भी गई हैं, फ़ौजियों की भी गई हैं, हमारे फ़ौजी अफसरान भी उसके अंदर शहीद हुए हैं। अभी भी हमारे 2 मेजर शहीद हुए हैं। और इतने फौजी हमारे 2 जंगों में नहीं मारे गए, नहीं मारे गए। ये सब सूरत है। अब आप मुझे ये अमन की हालत में अगर फौजी मर रहे हैं तो फिर हमारी क़यादत को, सियासत को सोचना होगा। मेरा सवाल ये है, दीपांकर भाई, मैं बात पूरी करूं। मेरा सवाल ये है कि क्या एक सॉवरन नेशन के तौर पर मेरा ये हक नहीं है कि मैं सेल्फ डिफेंस के लिए कदम उठाऊं? आज हिंदुस्तान ये नहीं कह रहा कि आप जंग करिए, आज हिंदुस्तान ये कह रहा है कि सेल्फ डिफेंस हमारा कहाँ है, सेल्फ डिफेंस का क्या मैकेनिज्म होना चाहिए। ये फैसले सरकार किया करती है। इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा आइडियलिज्म की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हमें प्रैग्मेटिक अप्रोच की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत है। और मैंने जो हिंदू मुस्लिम की बात की थी, मैं उसके दिफा में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं एक बात कह रहा हूँ, कई चैनल्स पर मैं जब ये जुमले सुन रहा हूँ तो जैसे आपको तकलीफ हो रही है, हिंदू कोई चीज़ नहीं है, मुसलमान कोई चीज़ नहीं है, सिख कोई चीज़ नहीं है, जैन बौद्ध कोई चीज़ नहीं है। इस मुल्क के अंदर अगर कोई चीज़ है तो वो सिर्फ हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी हैं। ये पूरा हिंदुस्तान 132 करोड़ जो लोग हैं, जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ये सब के सब जो हैं हिंदुस्तान की आर्मी के साथ खड़े हुए हैं, हिंदुस्तान की नेशनल लीडरशिप के साथ खड़े हुए हैं। और नेशनल लीडरशिप हमारी जो भी फैसला करेगी, मैं समझता हूं कि वो फैसला यकीनी तौर पे मुल्क के मफाद का फैसला होगा। और एक बात मैं और भी कहता चलूं, देखिए हिंदुस्तान इस वक्त जो है, हम एक बड़ी छलांग लगाने की कगार पर हैं। हम यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव विद वीटो पावर बनने के बहुत नज़दीक हैं। आज अमेरिका और बहुत सारी फ्रांस और यूके, ये तमाम ताकतें, पूरा यूरोपियन यूनियन हमारे साथ खड़ा हुआ है। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, जो हमारे समझने की है, वो ये है कि हिंदुस्तान तरक्की की दौड़ में, हम वन ऑफ द फास्टेस्ट नहीं बल्कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुके हैं हम। और हमारी जो अगली छलांग है वो हमको दुनिया के अंदर एक सुपर पावर इकोनॉमिक स्टेटस के तौर पे हमको खड़ी करने जा रही है। तो हमारी हुकूमत जो है वो तमाम चीज़ों को सामने रखेगी और तमाम बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स को और टारगेट्स को सामने रखेगी, और ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट के अंदर जो भी ज़रूरी होगा वो यकीनी तौर पर करेगा। और मुझे इस बात का भरोसा है कि हुकूमत ऐसा ज़रूर कुछ करेगी जिससे कि आवाम के जज्बात जो हैं उनका भी पूरी तरीके से लिहाज रखा जा सके। ज़फ़र साहब, देखिए प्रैक्टिकल अप्रोच तो ये कहती है कि बदला बदला बदला। इस वक्त लोग ये मानते हैं, लेकिन बदला जो सड़कों पे नहीं ले जाएगा, जैसा कि इफ्तिखार साहब ने कहा, इसके लिए फैसला करने वाले लोग हैं, वही ये सब कुछ करते हैं। लेकिन समाज जो है
कहीं ना कहीं बहुत बदल गया है। और जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, वो यकीनी तौर पर उस वाक़यों के पीछे कई और कोशिशें भी होती हैं कि कहीं समाज टूट जाए, समाज में बिखराव आ जाए। सिर्फ वो वहाँ पे उन लोगों को ही मारना उनका मकसद नहीं होता, समाज को भी बांटना मकसद होता है। उससे कैसे निपटा जाए? आज के प्रोग्राम की गाइडलाइन ये है कि साहब सिर्फ वक्ती बात करनी है और देर पा बात नहीं करनी है, तब तो फिर मेरी माफ़ी। लेकिन ये कि आपने जो सवाल पूछा तो उसके ऊपर मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि ख़ासतौर से बुज़ुर्ग लोगों के, कुछ लोगों के घुटनों में दर्द हो जाता है, तो डॉक्टर क्या कहता है, वो ये कहता है कि आपको ऐसी एक्सरसाइजेज़ बताई जाती हैं, की जाएंगी, जिससे कि घुटने के ऊपर बहुत दूर तक और घुटने के नीचे बहुत दूर तक की मसल्स मजबूत रहें। अगर वो मसल्स मजबूत रहेंगी तो घुटने का दर्द अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। देखिए, अभी मैंने आपसे जो पहले गुफ्तगू की थी वो की थी पूरी दुनियावी सतह की, आलमी सतह की, इंसानियत के सतह की। अब मैं आपकी तवज्जो इस तरफ ले जाता हूँ कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन ये कि वो अटूट अंग अंदर से मजबूत रहे और अंदर से सेहतमंद रहे, इसकी बड़ी अहमियत है। अगर वो अंदर से मजबूत तो वो नहीं रहेगा तो वो जैसे घुटना दर्द करता रहता है, पूरे जिस्म में तकलीफ़ रहती, वैसे ही रहेगा वो। तो उसके ये भी मौका होना चाहिए। खाली ये नहीं कि हाँ ठीक है और मरो काटो बदला लो, वो सब ठीक है, वो आपने खुद ही फरमाया कि गवर्नमेंट कर रही है, फ़ौज कर रही है, उसकी ड्यूटी है वो करे। लेकिन उसमें हम जो समझदार लोग हैं, जिनको आपने इस वक्त कहा है कि बैठ करके डिस्कशन करें, बहस करनी है, तो उसमें हमें ये भी गौर करने की ज़रूरत है कि हम इस वक्त बैठ करके ये क्या सोचें कि बजाय इसके कि अल्लाह न करे फिर जैसे पहले हो चुके हैं हमले, उस तरह से हम एक के बाद होते आ रहे हैं, हमने अपना कंडेम किया, आगे बढ़ गए। लेकिन हम साथ साथ ये भी करें कि आगे हो ही नहीं। तो मैंने होम मिनिस्टर साहब को तवज्जो देने के लिए ख़त लिख करके और बाकायदा ऑनलाइन भी डाल करके किया था कि इसमें से कुछ हमें मेजर्स लेने की ज़रूरत है। वो एक मेजर मसलन ये है कि अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जैसे एयर इंडिया है और ONGC है, बहुत से हैं, वो सब गवर्नमेंट के अंडर में हैं। उनके यहाँ जो अपॉइंटमेंट होते हैं, है ना, उसका इश्तिहार कश्मीर वैली के अखबारों में ज़रूर दिया जाए। नंबर 2 ये कि उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उन बच्चों के साथ एफर्मेटिव एक्शन करके उनको तैयार करने में मदद की जाए। इस तरह से कोशिश ये की जाए कि उन्हें ये लगे कि हाँ, हमारा भी उतना ही ख्याल हो रहा है जितना कि रेस्ट ऑफ इंडिया का हो रहा है, और हम आहिस्ता आहिस्ता करके अपने को नेशनल मिनिस्ट्री में शामिल करने के लिए तैयार करना चाहिए हमें। बाय द वे, ये पीएमडीपी के तहत 80,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए, वहां पे इन सब पे आपकी उड़ान स्कीम है जिसके तहत उन नौजवानों के लिए काम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि जीरो हो रहा, शख्स जो आते हैं, नहीं, कितने IPS जो आई हैं वो, मगर वो सफिशिएंट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जीरो हो रहा है, काम तो डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन ये बात तय है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। इस वजह से अगर हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट भी करते रहें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करके कश्मीर के लोगों को नेशनल मिनिस्ट्री में जोड़ने के लिए तरह तरह की कोशिशें अपनी तरफ से करते ही रहें। आशिकी नाम है तस्लीम व वफादारी का, तो हमें अपनी तरफ से कोशिश करते ही रहना चाहिए। आई एम श्योर उसका देर पा असर होना है। ठीक है। अब यहाँ पे नाज़रीन वक्त मुख्तसर वक्फे का हम लौट कर आते हैं इस वक्फे के बाद, और क्योंकि हमारे सामीन से भी कुछ सवाल होने थे, यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके सवाल रह गए हैं। अब के भी एक आंधी चली, अब के भी सब कुछ उड़ गया, अब के भी सब बातें हुई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारी गलतियों ने इनकी आमद रोक दी, वरना शजर पर फल तो आते थे तुम्हारे भी हमारे भी। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम पुलवामा के हवाले से बात कर रहे हैं। आप वक्फे में जाने से कबल अख्तर वासिफ साहब कुछ कहना चाहते थे, वो सुन लेते हैं जी। देखिए सर, एक बार बताता हूँ, ये जो हमले होते हैं, हमारे जवानों को शहीद किया जाता है, बमबारी होती है, इसका मकसद सिर्फ कुछ लोगों को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में एक फ़िरक़े वाराना बदअमनी पैदा करने की भी कोशिश की जाती है। दो कौमी नज़रिए के परस्तार
इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं कि हिंदुस्तानी एक कौम की हैसियत से रहें। इसलिए वो ऐसे हालात पैदा करते हैं और उनको शिकस्त देने का और उनके अज़ाइम को, नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने का एक तरीक़ा भी ये है कि हम हर कीमत पर अपने जो भी मज़हब हो, जो भी ज़ात हो, जो भी इलाका हो, जो भी ज़बान हो, एक हिंदुस्तानी की हैसियत से एक दीवार बन के खड़े हों और उन्हें नाकाम बनाएं। वेरी गुड, सही बात। सवाल कोई पूछ रहे आप में से? सर, आपने कहा था कि ये समय नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट करने का नहीं है, लेकिन जो कुछ हिंदुस्तान में देशद्रोही हैं, जो इस हमले की खुशी मना रहे हैं सोशल मीडिया पे और शाबाशी दे रहे हैं, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाए। सोशल मीडिया हो या कोई दूसरा मीडिया हो, इंडिविजुअल हो, इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी हो, जो एंटी नेशनल बात करेगा, एजेंसीज उसकी कॉग्निजेंस लेंगे, उसके खिलाफ एक्शन लेगी। उसको कोई डिफेंड करने वाला हिंदुस्तान में कोई नहीं है, उसको डिफेंड करने वाला। वो जो एंटी नेशनलिज्म है उसको कौन डिफेंड करेगा? उसको कंडम ही करेंगे सब लोग, और एजेंसीज उस पर काम करेंगी। जी बेटा, वो मेरा आपका काम नहीं है। दिवांकर सर, जैसे आपने कहा कि पहले राष्ट्र है उसके बाद कास्ट है, और सर आपने उसका समर्थन भी किया। मैं टॉपिक चेंज नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे मन में वैसे सवाल आ गए। कल भी ये बातें ध्यान में आ रही तो फिर राम मंदिर को लेकर हिंदू मुस्लिम में लड़ाई क्यों हो रही थी, और आज बातें ध्यान में आ रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि हिंदुस्तान में मोमेंट ऐसे आ गए हैं कि एकता बहुत ज़रूरी है। मैं इतना ही कहूँगा कि वो मामला सब जुडिश है, इस समय कोर्ट में विचाराधीन है। जरूर सबको बड़ा दिल दिखा करके आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए बढ़ना चाहिए क्योंकि जब बात किसी की आस्था की होती है, आस्था तर्क और वितर्क से नहीं चलते। तुम्हारे प्रश्न से मैं सहमत हूँ, तुम्हारे प्रश्न से असहमत नहीं हूँ। और भाई ने कहा कि उनको मात्र, भाई साहब ने कंडेम्ड कहा, मैं कहूँगा कि कार्रवाई करिए। कम से कम जैसे अन्य देशों में 5 साल की जेल होती है, 5 साल भाई साहब वहाँ रहेंगे, उसके बाद आप सोशल मीडिया छोड़िए, वो मीडिया का कोई सामने से भी देखेंगे ना, वो दूर से नमस्ते करेंगे, वो दूर से नमस्ते करेंगे। हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? निंदा 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 और बस निंदा है। गजब की स्थिति है भाई साहब, मैं निंदा से ही शर्मिंदा है। क्या बात, ये और कुछ भी नहीं। हमारे पड़ोसी मुल्क जिस तरह से अटैक करे वो करे, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गद्दार भरे पड़े हैं जो कि उनका साथ देते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले हमें उन्हें खोज करके उन्हें मार गिराना चाहिए, ताकि वो हमारे आस्तीन का सांप ना बने। उसके बाद हमें पड़ोसी मुल्क की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे घर वाले जब उस चीज़ का साथ नहीं देंगे तो क्या उनकी मजाल वो हमारे देश में आकर हमारे सैनिकों पे ऐसे अटैक करें। सही बात है। देखिए, वो 300 किलोग्राम आरडीएक्स जो है वो यहीं कहीं इकट्ठा ही तो हुआ होगा, वो इनका कहने का मतलब। शायद वो भैया कुछ कहना चाहता है। अभी ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसके बाद लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं, इसको लॉन्ग टर्म के लिए कोई याद नहीं रखता। तो सर आपके लिए मैसेज क्या होगा कि हम लोग इस चीज़ को ना भूलें सर, क्योंकि हमारे देश के सैनिकों के साथ जो हुआ है वो भुलाया ना जाए। 2 चीज़ कहूँगा दोस्त। पहला ये कि जितने भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज होते हैं उसमें राष्ट्र के प्रति प्रोग्राम होते रहने चाहिए, ताकि आपको पता लगता रहे। दूसरा, ये होली, दीपावली या कोई भी ऐसा दिन हो, आपके इर्द गिर्द कोई अगर जो शहीद का परिवार हो तो उनसे मिलकर जरूर आओ। बहुत अच्छा, समझ रहे हैं। और उस गुड़िया ने एक बात कही, मुझे रात से एक बात है। आप जिस समय भगत सिंह होते थे, महात्मा गांधी होते थे, उस समय प्रदीप जी के 1-2 शब्द हैं कि कहनी है ये बात यही, बस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, देश के भीतर छुपे हुए गद्दारों से। तो ये बड़ा रोचक है। और मेरा निवेदन है देश के प्रधानमंत्री से कि आपने स्वच्छता अभियान तो चलाया था, एक अभियान ये भी चलाइए, इससे भी देश को स्वच्छ कीजिए। जब मीडिया वाली बात करी उसने, एक था, हम लोग एक स्लोगन है कि हाउस द जोश, कहते हैं ना, हाउस द जोश, वहां चल रहा था हाउस द जैश। आप सोचिए उस देश के लिए कितना निंदात्मक है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, निकाल भी दिया गया, आपकी बात से सहमत ये डाला था उसको यूनिवर्सिटी ने निकाल भी दिया था। इफ्तिखार साहब, बच्चे ने जो बात कही, ये कुर्बानी रायगा नहीं जानी चाहिए। उसके लिए पूरा मुल्क किस तरह जो है क्या काम करे कि ये कुर्बानी रायगा नहीं जाए। देखिए, अभी जफ़र भाई ने एक मिसाल आपके सामने रखी घुटनों के दर्द की। मेरे घुटनों में 7 साल दर्द रहा, मैंने पेन किलर्स खाए, उसके बाद इंजेक्शन्स लगवाए, थेरेपी भी करवाई, ये सारे काम करवाए। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ गया कि सर्जन ने ये कहा कि अब ये दवाएं काम नहीं करेंगी, आपको इतना हिस्सा कटवाना पड़ेगा और आपको नी रिप्लेस करवानी पड़ेंगी। मैं अच्छा भला एक्टिव आदमी हूँ, मुल्क के अंदर भी ट्रैवल करता हूँ, मुल्क के बाहर भी ट्रैवल करता हूँ और काफ़ी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखता हूँ। जब ये चलना बंद हो गया तो डॉक्टर ने सर ये कहा कि अगर तुम ये नहीं बदलवाओगे
तो इसके बाद इसका इफेक्ट तुम्हारे हिप्स पे आना शुरू हो जाएगा और अगले 2 साल में तुम्हारे हिप्स भी ख़राब हो जाएंगे, तुम बेड रिडन हो जाओगे। मेरा हिंदुस्तान आज की तारीख में यहाँ खड़ा हुआ है। इस वक्त जो है वो आपको एक्शन में जाना ही पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ। अगर आप इस वक्त भी एक्शन में नहीं जाएंगे, अब दर्द वहाँ पहुँच गया कि मैंने गोलियाँ भी खा ली, मैंने सब्र भी कर लिया, मैंने आइडल्स की बात भी कर ली, मैंने गांधी का देश भी कह दिया, बौद्ध का देश भी कह दिया, गुरु नानक का भी कह दिया, चिश्ती का भी कह दिया, सारी बातें मैंने कर ली तमाम की तमाम जो है। लेकिन ये सिलसिला कहीं जाकर थम ही नहीं रहा है, तो कहीं तो इसको थमना होगा। तो अब सर्जरी इज़ रिक्वायर्ड। जो मैंने बीच में कहा कि सर्जरी कैसी होगी, क्या होगी, वो तय करने वाले तय करेंगे, लेकिन इट इज़ टाइम फॉर सर्जरी। जफर महमूद साहब, सर्जरी रिक्वायर्ड जी। इफ्तिखार साहब ने जो सब गिनवाए कि किस किस के पास गए, उसमें फिजियोथेरापिस्ट नहीं था। नहीं, फिजियोथेरापिस्ट एक मिनट, मैंने 3 साल फिजियोथेरेपी करी मैंने। जो फिजियोथेरापी जो है सब कुछ आजमा लिया। एग्जैक्टली, सुनिए तो फिजियोथेरापी जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये कि हमेशा जब भी डॉक्टर और सर्जन की बात सुने आदमी, 2-4 सर्जनों और 2-4 डॉक्टरों से और भी पूछ ले, उसके बाद अपनी अक्ल लगा करके फैसला करें। मैंने चार सर्जन से कंसल्ट करने के बाद फैसला। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। फिर आखिर में, ये कार्यक्रम मात्र कार्यक्रम नहीं, ये कार्यक्रम एक भाव है, और वो भाव आप सब लोगों तक पहुंच रहा है। जो पुलवामा में शहीद हुए हैं उनके लिए मैं चाहूंगा कि 1 मिनट की श्रद्धांजलि के लिए सब खड़े हो। बिल्कुल, मेरा ये निवेदन। खड़े हो। बहुत ही जज्बाती लम्हा, और बस हम आखिर में हैं। तो अख्तर वासिफ साहब, ये खराज अक़ीदत हमने पेश किया जवानों को, और ये कुर्बानी जो है मुल्क को याद रखनी है। सिर्फ मुझे एक बात ये कहनी है कि जिस तरह कैमत दीपांकर जी के कहने पे हम सब यहाँ खड़े हुए, इसी तरह हमें अपने मोहल्लों, अपनी सड़कों, अपने शहरों और पूरे मुल्क में खड़े होना चाहिए, उन शहीदों को याद रखने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। और याद रखिए, देश की एकता और अखंडता जो है वो सामाजिक सौहार्द यानी समाजी हम-आहंगी के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकती। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ शायर इकबाल के लफ्ज़ों में कि यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे दमा हमारा। हिंदुस्तान एक था, हिंदुस्तान एक है, और हिंदुस्तान एक रहेगा। नाज़रीन, हमारे मसाइल से आज एक पैगाम पूरे मुल्क में जाना चाहिए कि हम सब एक हैं। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम एक जब रहेंगे तो हम हर तरह के दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर सकते हैं। यकीनी तौर पर जो हमारे शहीद जवान हैं उनकी कुर्बानी जो है रायगा नहीं जाएगी। जो चोट खाकर भी दुश्मन पे वार करता है, ये सारा मुल्क उसे दिल से प्यार करता है। हमें यकीन है उसे मौत आ नहीं सकती, वतन के वास्ते जो जान निसार करता है। जय